दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज बहुत लगातार तरीके से यहाँ पर चल रही है और आज हम भाग नंबर 5 भारतीय संविधान के सबसे बड़े भाग के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम भारत के राष्ट्रपति का होने वाला चुनाव, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बहुत डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होती है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे। मैं वादा करता हूं आपसे इस वीडियो के अंत में आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहेगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछूंगा जिसके आंसर आपको बीच वीडियो में यहां पर मिलते रहेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और उन क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में यहां पर जरूर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान, एक सेकेंड, भारतीय संविधान भाग नंबर 5 नाम हो जाएगा संघ की कार्यपालिका। जी हां, संघ की कार्यपालिका के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और जो भाग नंबर 5 है वो आर्टिकल शुरू होगा 52 से लगाकर और ये आर्टिकल जाएगा 151, यानी कि 99 टोटल मिलाकर आर्टिकल यहां पर हमको भाग नंबर 5 में देखने को मिलेंगे। हमने इसके पहले सारे के सारे आर्टिकल, हमने 51 तक एक भी सिंगल आर्टिकल यहां पर नहीं छोड़ा है और हम किसी भी आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल को कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत डिटेल से यहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब संघ की कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में जो सबसे पहला व्यक्ति आता है वो आते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी। तो हम सबसे पहले आज चर्चा शुरू करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में, जिनका वर्णन हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में यहाँ पर किया गया। राष्ट्रपति की चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में यहाँ पर की गई है। अब हम फिलहाल आर्टिकल के ऊपर जरा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आर्टिकल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या फिर एक तरीका बताऊंगा आपको जिससे आपको सारे आर्टिकल बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप आर्टिकल पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा, आपका आर्टिकल नहीं बताया, मैं आपको सभी चीजों के आर्टिकल यहाँ पर टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। आप केवल चीजों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान सुनेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में यहाँ पर की गई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद के इतिहास की, तो ये जो दुनिया में राष्ट्रपति का पद है वो लाया गया है अमेरिका के द्वारा। जी हाँ, अमेरिका दुनिया का वह पहला देश है जो राष्ट्रपति पद का सृजन करता है। अमेरिका ने इस पद की क्या करी है, आपका शुरुआत करी। और आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत यूएसए के वर्तमान क्या हो जाएंगे, आपके राष्ट्रपति जो हो जाएंगे। तो ये जो राष्ट्रपति पद है, ये राष्ट्रपति पद लाने वाले ही कौन हो जाएंगे, आपके अमेरिका हो जाएगा। लेकिन भारत अमेरिका से राष्ट्रपति का पद नहीं लाए। भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो नाम मात्र की कार्यपालिका हो, क्योंकि हमारे देश में वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो अगर हम दोनों राष्ट्रपति भी ताकतवर ले आते और प्रधानमंत्री ताकतवर ले आते तो एक मियान में दो तलवार रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमको एक नाम का फेमस चाहिए था और एक काम का फेमस चाहिए था, इसलिए हम ये जो पद है हम लेके आए ब्रिटेन से। तो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा कि भारत राष्ट्रपति का जो पद है, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वह लाया गया है कौन से देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। और ये ब्रिटेन के राजा से यहां पर प्रभावित है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किससे प्रभावित है, तो ये जो राष्ट्रपति का पद है ये ब्रिटेन के राजा से यहां पर प्रभावित है। जिस प्रकार ब्रिटेन का राजा सत्ता का प्रमुख तो है लेकिन उसके पास ज्यादा ताकत यहां पर नहीं है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति को भी हमने बहुत सारी ताकत दी गई है। सारे काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन ये काम की जो एक्चुअल ताकत है वो भारत के प्रधानमंत्री को होती है। तो इसी बात से हम एक पॉइंट यहां पर कनेक्ट करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति जी होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसका मतलब भारत में सारे काम तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन उन कार्य का जो शुरुआत करेगा वो भारत का प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें हम वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के बारे में ही अब न्यूज चैनल चालू करेंगे तो सबसे ज्यादा खबरें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वही हमारे देश के कौन से प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन जो राष्ट्रपति, सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम से होंगे लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति जी कौन सी कार्यपालिका हो जाएंगे, आपके नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से यहाँ पर जाने जाएंगे। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में होगी कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और भारत के प्रधानमंत्री जी जो ताकत राष्ट्रपति के नाम पर दी गई उन ताकत का प्रयोग भारत का कौन करता है, प्रधानमंत्री यहाँ पर करता है। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति जी होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक यहां पर होते हैं, देश के प्रथम नागरिक है। अब सब ये प्रथम नागरिक का मतलब क्या होता है, प्रथम नागरिक का मतलब ये होता है कि जब भी देश में जनगणना की जाएगी, जी हाँ, जब भी देश में जनगणना यहाँ पर की जाएगी तो सबसे पहली जो गिनती है वो भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पर होगी। इसलिए राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक यहाँ पर होता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और एक जिले का प्रथम नागरिक वहां का महापौर यहाँ पर माना जाता है। जी हाँ, इसी प्रकार
जब भी देश में जनगणना की जाएगी तो सबसे पहली जो गिनती यहाँ पर की जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति की होगी। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को देश के कौन से नागरिक के रूप में जाना गया है? प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ पर जाना गया। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में क्या क्या योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास में कौन कौन सी योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो भारत का राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। याद कीजिए, जब हम नागरिकता यहाँ पर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप भारत के नागरिक होते हो तो आप भारत का नागरिक होने के रिटर्न में आपको कुछ पदों पर नियुक्त होने का अधिकार है। उन्हीं में से एक पद का मिलेगा राष्ट्रपति। भारत के ही नागरिक को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, किसी भी दूसरे देश के नागरिक को हम भारत का राष्ट्रपति नहीं बना सकते। इसलिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का होना अनिवार्य है कि वो व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, 35 वर्ष की आयु यहाँ पर पूर्ण कर चुका हो। तो 35 साल की क्या होनी चाहिए? आपका आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, लोकसभा का सदस्य मतलब मतदाता सूची में नाम आता हो तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये सारी की सारी राष्ट्रपति पद बनने के लिए क्या होती है? आपका योग्यता होना आवश्यक है। अब इसे तो कहा जाता है योग्यता, लेकिन एक चीज आती है शर्तें। अब शर्तें मतलब जो चीजें नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, योग्यता का मतलब होता है, योग्यता का मतलब ये होता है कि जो चीजें होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। अगर आप कोई वैकेंसी भरते हो तो वैकेंसी में लिखा आएगा 12वीं पास होना चाहिए, तो ये वो योग्यता होनी चाहिए आपकी, आयु 18 साल से ऊपर हो। लेकिन जो चीज नहीं होनी चाहिए उसे हम किसके रूप में जानते हैं? शर्तों के रूप में जाते हैं। इसी की चर्चा अगले आर्टिकल में यहाँ पर की गई। तो जो शर्तें हैं यहाँ पर, पागल नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। दूसरा, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट, बैंक से उसने इतना ज्यादा लोन ले लिया है कि बैंक ने उसको क्या घोषित कर दिया? बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। कोई भी बैंक अब उसको लोन नहीं देगा, इसलिए कहा जाता है दिवालिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। और तीसरा, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लाभ का पद मतलब किसी भी प्रकार की सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। अगर वो सरकारी जॉब में होगा तो उसको चुनाव लड़ने के पहले अपनी सरकारी जॉब से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, गवर्नर, ये कोई भी लाभ का पद नहीं है, जनता का सेवक यहाँ पर माना गया। तो अगर कोई व्यक्ति इन पदों पर होता है तो वो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। चुनाव लड़ने के पहले उसको पद छोड़ने की जरूरत नहीं। चुनाव अगर वो जीत जाता है उसके बाद वो पद छोड़ सकता है, लेकिन वो उस पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में है तो भैया उसको ही अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, उसी के बाद वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर लड़ पाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता का होना आवश्यक है? तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव। अब मैं आपको एक एक बहुत आसान भाषा में सिंपल पॉइंट में समझाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सबसे पहले जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा, वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जी हाँ, सभी अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्टली, जो सीधे जनता वोट नहीं डालती है। क्या आप कभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव वोट डालने गए? तो आप बोलोगे साहब नहीं साहब, हमको तो कभी बुलाया ही नहीं गया राष्ट्रपति चुनाव वोट डालने के लिए। इसीलिए क्योंकि हम भारत की जो जनता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे वोट नहीं डाल सकती। हमें सीधे वोट डालने का यहाँ पर अधिकार ही नहीं होता है। हम वोट तो डालते हैं, राष्ट्रपति भारत की जनता के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली होगा। वो इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो देश की जनता होती है, जो देश की जनता होती है वह चुनती है देश के विधायकों को और वह चुनती है देश के सांसदों को। ठीक है, और अब ये जो सांसद विधायक है, सांसद, अभी जो सांसद विधायक है अब वो जाकर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चुना तो भारत की जनता नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं चुना है, हमने इनडायरेक्टली। पहले हमने चुना विधायकों, सांसदों को, और विधायक सांसद ने जाकर किसको चुना? भारत के राष्ट्रपति को। इसे ही कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रकार होता है? भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कौन कर रहा है? तो प्रत्यक्ष कौन वोट डाल रहे हैं? विधायक और सांसद यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, लेकिन भारत की जनता सीधे वोट नहीं डाल सकती, क्योंकि इतनी बड़ी जनता से हम राष्ट्रपति चुनाव में वोट डलवा ही नहीं सकते। बहुत मेजर यहाँ पर काम हो जाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया को हमने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रखा गया है। चलिए, अब जो प्रक्रिया का नाम है, जिस प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। अब ये जो प्रक्रिया है इसे दो नामों से यहाँ पर जाना जाता है। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय पद्धति की, एकल संक्रमणीय
एकल संक्रमणीय पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जी हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर किया जाता है। ये नाम आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें को बहुत आसानी समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का यहाँ पर क्या करवाया जाता है, चुनाव यहाँ पर करवाया जाता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि प्रोसेस आखिर में है क्या, थोड़ा शॉर्ट में मैं कवर करता हूँ। मान लीजिए इसमें आपको पद की वरीयता देनी पड़ती है, पद की वरीयता यहां पर चुननी पड़ती है, पद की वरीयता चुननी पड़ती है, जो भी व्यक्ति भारत के चुननी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाता है तो उसे एक वरीयता नहीं, उसे एक आदमी को नहीं चुनना होता, उसे मल्टीपल लोगों को चुनना होता है। जितने लोग चुनाव में खड़े होंगे उन सभी को उसको वोट डालना पड़ेगा, लेकिन अपनी अपनी वरीयता के आधार पर उसको वोट डालना पड़ेगा। मैं इसको आसान भाषा में यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई वोटर है और कोई वोटर को एक पर्ची यहाँ पर दी जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम द्वारा नहीं होता है, जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लीजिए अब मान लो मैं वोटर हूं, मुझे समझिए, और 4 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। 4 लोग मतलब ए चुनाव में खड़ा हुआ है, बी चुनाव में खड़ा हुआ है, सी चुनाव में खड़ा हुआ है, डी चुनाव में खड़ा हुआ है, ए बी सी डी, इसी प्रकार ए बी सी और डी, ये 4 लोग क्या खड़े हुए हैं, चुनाव में यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब मैं वोटर हूं तो मैं वोट डालूंगा कि मैं चाहता हूं कि बी भारत का राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बन गया। लेकिन मैं जैसे जाने लगूंगा तो लोग बोलेंगे अरे भैया 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 और वोट डालने पड़ेंगे, तो बोलो और वोट डालने पड़ेंगे, बोले हाँ हाँ अभी तो आपने एक ही वोट डाला है। अब आपको अपने अपने पद की वरीयता देनी पड़ेगी, अगर बी नहीं बनता है तो फिर उसके बाद कौन बनेगा, अच्छा अच्छा ऐसा भी है, तो फिर मैं वोट डालूंगा। अच्छा अगर ए बी नहीं बनता है तो काम कर ए को बनाना, ए अच्छा आदमी है हम इसमें, तो दूसरे को हमने बना दिया। लेकिन ना अभी भी वोट खत्म नहीं हुए, अब मुझे अपनी तीसरी वरीयता को भी चुनना पड़ेगा। मान लीजिए 4 अगर वो लोग खड़े होंगे तो फिर इस तरीके से वोट डाले जाएंगे। तो मैंने अपनी तीसरी वरीयता किसको बनाया, सी को बनाया, और मैंने अपनी चौथी वरीयता किसको बना दिया, डी को यहाँ पर बना दिया। अब ये तो मेरी सोच है, किसी दूसरे की सोच कुछ और हो सकती है। कोई चाहेगा कि नहीं हम चाहते हैं कि ए भारत का राष्ट्रपति बने, अगर ए नहीं बने तो फिर सी राष्ट्रपति बने, सी भी नहीं बने तो फिर डी राष्ट्रपति बने, और डी भी नहीं बने तो फिर आखिर में कौन बन जाए, आपका बी भारत का राष्ट्रपति बन जाए। ये भी हो सकता है। तीसरे की सोच कुछ और हो सकती है कि ना हम तो चाहते हैं कि डी भारत का राष्ट्रपति बने, डी नहीं बने तो फिर सी बने, सी नहीं बने तो फिर ए बने, और ए नहीं बने तो फिर कौन बने, आपका बी यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति बने। इसी तरीके से यही पद्धति को हम कहते हैं कौन सी, एकल संक्रमणीय पद्धति के नाम से यहाँ पर जानते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको वैकेंसी यहाँ पर भरने जा रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी का आपने फॉर्म भरा है। यूपीएससी का जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पदों की वरीयता यहाँ पर पूछी जाती है कि आप सबसे पहले किस पद को प्रीफर करेंगे। आपको पता होगा अखिल भारतीय सेवा में 3 पद होते हैं यहाँ पर, एक आईएएस का पद होगा, दूसरा आईपीएस का पद होगा, और तीसरा आईएफएस का पद होगा। अब आपको इस पद की वरीयता यहाँ पर देनी पड़ेगी कि आप कौन सा पहला पद यहाँ पर चुना था। तो आप बोलेंगे साहब मैं सबसे पहले चुनूंगा आईएएस को। अच्छा अगर आईएएस नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, आईएएस नहीं मिलेगा तो फिर मैं किसको चुनना चाहूंगा, आईपीएस को चुनना चाहूंगा। अगर आपको आईपीएस भी नहीं मिला है तो फिर आप चुनना चाहेंगे किसको, आपका आईएफएस को यहाँ पर चुनना चाहेंगे। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, जहां पर आपको अपने अपने पदों की वरीयता यहाँ पर देनी पड़ती है। मान लीजिए आपका जॉब हो गया, और जॉब होने के बाद आपके घर पर आपके लिए रिश्ता आया है, ठीक है। अब रिश्ता जैसे ही आया है तो आपकी मम्मी ने आपके सामने 5 फोटो यहाँ पर रख दिए कि बेटा आपके लिए यहाँ पर रिश्ते आए हैं, अब आप इन 5 में से अपनी वरीयता बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है। अब आप उस फोटो को बहुत ध्यान से देखेंगे, ओहो बहुत बढ़िया रिश्ते आए हैं। अब उस रिश्ते में आप अपनी पहली पसंद यहाँ पर चुनेंगे कि मम्मी ई वाली, दूसरी वाली बहुत अच्छी लग रही है, तो ये आपने अपनी पहली पसंद को बताया। लेकिन मम्मी ने बोला बेटा अगर ये मना कर दी या कुछ भी ऐसा हो सकता है तो एक काम करो मम्मी, 2 की जगह फिर ये 5 नंबर वाली अच्छी लग रही है। तो आपने अपनी दूसरी वरीयता यहाँ पर बताया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपने दूसरे नंबर पे किसको चुना था, पहले नंबर दूसरे वाले को चुना था, और दूसरे नंबर 5वीं को। अब उसके बाद आपको ऐसी वरीयता यहाँ पर देती रहनी पड़ेगी। 5 के बाद हो सकता है कि सब मम्मी 3 अच्छी है, 3 के बाद चौथी अच्छी है, और अगर ये सारी मना कर दे तो ये 1 नंबर से विवाह हो जाएगा आपका। तो आपने अपने पदों की वरीयता यहाँ पर दी थी। इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का वोट डालने जाता है तो उसको अपने अपने पदों की क्या देनी पड़ती है, वरीयता यहाँ पर देनी पड़ती है। इसी पद्धति को हम कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में यह होता है जब भी वोट डाले जाते हैं तो वोटों की गिनती यहां पर होती है। मैं आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इतना डिटेल आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हाँ हमको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर भारत का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनने का तरीका दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है। अमेरिका के राष्ट्रपति में गड़बड़ है, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत बड़ी खामी है, लेकिन वो पता नहीं उस खामी को कब दूर करेंगे, क्या दूर करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि नियम कायदे तो नेता बनाता है और नेता कभी चाहेगा ही नहीं कि उसका खुद का नुकसान हो, इसलिए वो शायद ही उस बात को परिवर्तन करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मान लो होती है वोटिंग, ठीक है,
हम एक वोटिंग करा के देखते हैं, बहुत इजी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, बहुत नॉर्मल चीजों में, वरना ज्यादा हो जाएगा तो चीजें टफ पड़ेगी थोड़ा। मान लीजिए टोटल मिला के 100 वोटर है, ठीक है, टोटल मिला के वोट ही 100 है। अब वो 100 वोट अगर होंगे तो हमको जीत का पता कैसे चलेगा कोई जीत जाएगा? तो हमको 51 वोट किसी एक आदमी को हासिल करने पड़ेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति को 51 वोट यहां पर मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति भारत का क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति यहां पर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम वोटिंग कराते हैं। अब ए, बी, सी और डी। अब होगी फर्स्ट राउंड की वोटिंग, ठीक है। इस फर्स्ट राउंड की वोटिंग में होगा क्या? इस फर्स्ट राउंड की वोटिंग में ये होगा कि लोग अपनी अपनी वरीयता, जैसे मैंने वही बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बने, कुछ लोग चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बने, कुछ लोग चाहते हैं कि सी राष्ट्रपति बने, ऐसे अलग अलग सोचोगे। अब मान लीजिए 100 में से 40 लोग चाहते हैं कि भारत का क्या बन जाए? राष्ट्रपति बन जाए। कुल मिला के 20 लोग चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बन जाए। 40 20 कितने हो गए? 60 हो गए। मान लीजिए 20 ही लोग चाहते हैं कि सी राष्ट्रपति बन जाए, तो कितने हो गए? 90। और केवल 10 लोग चाहते हैं कि डी भारत का राष्ट्रपति बने, मतलब केवल 10 लोगों ने ही डी को अपनी पहली पसंद यहां पर बनाया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 40 लोगों ने ए को अपना प्रतिनिधि बनाया, 20 लोगों ने बी को अपनी पहली पसंद चुना है, 20 ही लोगों ने सी को अपनी पहली पसंद चुना है, लेकिन केवल 10 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने डी को अपनी पहली पसंद चुना है। तो इस राउंड को वोटिंग को पहली राउंड की वोटिंग यहां पर कहा जाता है। अब ये वोटिंग होने के बाद सेकंड राउंड की वोटिंग यहां पर होगी। अब सेकंड राउंड की वोटिंग में ये होगा कि जिसके वोट सबसे कम होंगे उसको चुनाव से बाहर यहां पर कर दिया जाएगा। अब आप जब देखेंगे कि टोटल मिला कितने वोट है? 100 वोट है, लेकिन अब जो डी है उसके वोट सबसे कम है, तो डी को चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, सी के वोट वेस्ट नहीं होंगे। यहीं पर टेक्निकल पॉइंट आता है। सी के वोट यहां पर वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि सी में जिन 10 लोगों ने डी को अपनी पहली पसंद बनाया था, उन्होंने अपनी दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और चौथी पसंद भी तो किसी ना किसी को बनाया होगा। अब हम मान लेते हैं कि जब डी की वोटिंग डली तो पहली पसंद मतलब जो दूसरी पसंद है वो ए को कितने वोट मिले? ए मिले, 1 वोट मिला। जो बी को वोट मिले वो कितने वोट मिल गए? आपका 8 वोट मिल गए। लेकिन ये काउंटिंग में हमको काफी दिक्कत करेगी चीजें। एक काम करते हैं, बी को हम वोट देते हैं 5 और सी को हम वोट देते हैं कितने? 4। अब ये जो वोट हैं ये इनमें जुड़ जाएंगे, ये जो वोट हैं ये इनके जुड़ जाएंगे, तो 40 को 1 मिल गया, तो टोटल मिला के कितने वोट हो गए? 41 वोट हो गए। अब ध्यान दीजिए, जीत तब डिसाइड होगी जब कितने वोट होंगे? टोटल मिला के 51 वोट यहां पर होंगे। अब बी को कितने मिल गए थे? 5, तो यहां पर टोटल कितने वोट हो गए आपके? 25 वोट हो गए। और सी को कितने वोट मिले थे? 4। इसका मतलब यहां पर टोटल वोट कितने हो जाएंगे आपके? 24 वोट यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि 10 वोट तो कैंसिल हो चुके हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी भी 4 5 6 7 8 9 ओहो 90 वोट ही है, तभी गड़बड़ क्या हो रहा है। एक काम करिए, सी को हम 30 वोट दे देते हैं, तो 4 3 7 दोनों और 1 10। अब यहाँ पर जो टोटल वोट है, यहाँ पर जो टोटल वोट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके? 35 यहाँ पर हो जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिएगा कि यहाँ पर अभी भी टोटल वोट कितने हैं? 100 ही है। शुरुआत कितने से हुई थी? 100 से। और आगे भी कितने वोट मिलेंगे हमको? 100 ही वोट मिलेंगे। एक भी वोट यहाँ पर वेस्ट होता ही नहीं है। अब यहाँ पर सेकंड राउंड की वोटिंग हो चुकी है। सेकंड राउंड में यही हमने जो वोट है वो ट्रांसफर किए थे। अब जो वोटिंग होगी वो थर्ड राउंड की यहाँ पर वोटिंग होगी। अब थर्ड राउंड की वोटिंग में जिसके वोट सबसे कम होंगे हम उसको फिर से चुनाव से बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर 24 वोट सबसे कम है, तो 24 मतलब सी को हम चुनाव से क्या कर देंगे? यहाँ पर बाहर करेंगे। अब यहीं पर एक और टेक्निकल पॉइंट आता है, एक और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जो 24 लोग हैं उनमें से जो 20 वोट हैं वो तो सी को लोगों ने अपनी पहली पसंद चुना था, लेकिन जो 4 वोट है वो तो डी से ट्रांसफर हुए थे। अब सबसे नियर बाय प्राथमिकता यहां पर चुनी जाएगी। सबसे नियर बाय प्राथमिकता का मतलब होता है कि 20 जो वोट मिले होंगे, इस 20 में से सेकंड प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता किसी को चुना गया होगा। अभी किन को चुना सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, ए को चुना गया होगा, बी को चुना गया होगा और किसको चुना गया होगा? सी को चुना गया, क्योंकि डी तो ऑलरेडी चुनाव से क्या हो चुका था? डी को चुना गया होगा, क्योंकि सी तो ये खुद ही था आपका इसमें, तो ए बी और डी को मिली होगी। अब इस जो 4 वोट है वो 4 वोट भी किससे मिले थे? डी से मिले थे। ये देखिए सी वोट मिले थे आपका। अब ये 4 में से डी तो बाहर हो गया, बचे कौन आपका? अब बचे होंगे कौन आपका? ए बचा होगा और बी बचा होगा, क्योंकि सी भैया भी यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। अब ये वोट फिर बांटे जाएंगे। अब इन वोटों को फिर से यहाँ पर बांटा जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ए को जो यहाँ पर वोट मिलेंगे वो मान लेंगे 2 वोट मिले। बी को अगर हम वोट बांटते हैं कितने? 12, तो 12 तो कितने हो गए? 14। और डी को हम वोट बांटते हैं कितने? 6। लेकिन एक समस्या अभी भी है। समस्या ये है कि डी भैया चुनाव से बाहर हो चुके हैं, तो डी भैया के फिर से यहाँ पर वोट बांटे जाएंगे, क्योंकि डी भैया ऑलरेडी चुनाव से बाहर हो चुके हैं। अब डी के वोट फिर से बटेंगे किसमें? अब 2 ही बचते हैं, ए और बी बटेंगे। तो हम 6 वोटों को, 4 वोट को, 2 वोट को फिर से बांटते हैं ए को और 4 वोट को बांटते हैं किसको? बी को। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये 4 वोट फिर बाहर चुके हैं, तो ये वोट फिर से बटेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ए को देते हैं 1 वोट और बी को वोट देते हैं 3 वोट। अब फिर से हम इन वोट को जोड़ देंगे। ये कहलाएगी थर्ड राउंड की वोटिंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी टफ है, लेकिन टफ चीजें ही तो हमको पढ़ना है, टफ चीजें।
टफ चीजें ही हमारा सिलेक्शन यहाँ पर करवाएगी। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं। अब जैसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, आपको सेकंड राउंड की वोटिंग में लिखना होगा कि साहब ए चुनाव जीतने वाला है, ए भैया चुनाव जीतने वाले हैं, ए भैया के घर पे बहुत सारे लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा चुका है, ए धूमधाम शुरू हो गई, फटाके फूटना शुरू हो गए हैं, मतलब ए राष्ट्रपति बनने ही वाला है, सब काम शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड की वोटिंग के बाद वोट पड़े तो यहाँ पर स्थिति कुछ और बदल गई थी। स्थिति क्या बदली थी, ध्यान दीजिए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर टोटल वोट कितने हो जाएंगे आपके, 4 वोट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 35 को जो बी वाले को वोट मिले थे, यहाँ पर कितने मिले थे, 12, और यहाँ पर कितने मिले थे आपके 4, 12 वोट कहाँ से मिले, यहाँ से, और 1 वोट यहाँ से मिला आपका, तो टोटल मिला के, एक सेकेंड, ए को 2 मिले थे, 20 के टोटल वोट थे, तो ए बी और कितना हो जाएगा आपका डी। अब 6 को फिर बांटना था, हाँ बराबर है, तो हमने 1 वोट किसको दे दिया, 35 और 20 वोट थे, तो 2 इधर बटे, 12 इधर बटे, 12 2 14, कितने हो गए आपके 16, बराबर वोट है हमका। और ए को यहाँ से फिर बांट दीजिए, ए को यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, और बी को कितने मिल जाएंगे आपके 3 वोट मिल जाएंगे। तो हम इसको टोटली बांट देते हैं, 2 1 कितने वोट मिलेंगे, ए को 3 वोट यहाँ पर मिलेंगे, ये 3 वोट मिल गए, 12 और 3 15 किसको मिल जाएंगे आपके, बी को यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो 6 वोट थे वो किसको मिल जाएंगे आपके, सी को, लेकिन सी को तो मिलेंगे नहीं, तो 6, अच्छा वो इसीलिए हमने वो बांटे थे। तो प्लस से कितना हो जाएगा 1, और प्लस में कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि 35 और 15 कितने हो गए आपके, 35 और 15 50, और 50 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 53 यहाँ पर वोट हो जाएंगे। और ये जो वोट बचेंगे ये वोट कितने हो जाएंगे आपके 47। और हमने अभी बताया कि 51 वोटों पर क्या है, विजय है, और 51 वोटों में से 53 वोट किसको मिल चुके हैं, बी को यहाँ पर मिल चुके हैं। अतः बी भारत का अगला क्या चुन लिया जाएगा, राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आई होप आपको इस प्रोसेस के बारे में समझ में आया होगा, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट आता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर देखिएगा। यही तरीके से हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर किया जाता है। अब हम राष्ट्रपति के चुनाव के अगली जो आगे की बातें हैं वो समझते हैं। ठीक है, यही तरीका बहुत टफ होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दुनिया में होता है। दुनिया की बेस्ट तरीका है भारत के राष्ट्रपति चुनाव का, जिसमें देश की पूरी जनता यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। हमने ही तो चुना था विधायकों को, और विधायकों ने जाकर चुन लिया किसको, भारत के राष्ट्रपति को। चलिए अब अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव वोट डाल कौन रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब यह होता है कि आखिर प्रत्यक्ष रूप से मतदान कौन कर रहा है। हमको ये तो पता चल गया कि भारत की जनता जो मतदान करती है वो तो अप्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रत्यक्ष रूप से मतदान किसके द्वारा यहां पर किया जाता है। तो पहला, लोकसभा के सारे के सारे निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य यहां पर वोट डालेंगे। तीसरा, जितनी भी विधानसभाएं हैं, भारत की जितनी भी विधानसभा हैं, इन विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य यहां पर वोट डालेंगे। और चौथा, तीन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभा यहां पर वोट डालेगी, जिसमें एक पड़ेगा आपका पांडुचेरी, एक पड़ेगा आपका दिल्ली, और एक पड़ेगा आपका अभी जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा गठन कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से मतदान करेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, और पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के भी कौन से वाले सदस्य वोट डालेंगे, निर्वाचित सदस्य यहाँ पर वोट डालेंगे। अब आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि सर कि निर्वाचित सदस्य आपने हर जगह लिखा, तो निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। सदस्य 2 तरीके से चुने जाते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं उनको 2 तरीकों से यहाँ पर चुना जाता है। एक सदस्य वोट चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर वहां पर पहुंचता है, जिसको जनता ने सीधे वोट डाले होंगे, तो ऐसे सदस्य को हम बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। लेकिन ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति के द्वारा या सीधे बिना चुनाव लड़े ही क्या कर दिया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है, ऐसे सदस्यों को हम मनोनीत सदस्य कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा राष्ट्रसभा में राष्ट्रपति 12 मेंबर को यहाँ पर चुनता है, तो जो 12 मेंबर है वो कौन से मेंबर हो जाएंगे, आपके मनोनीत सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। और मनोनीत सदस्यों को कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करता। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी वोट डाले जाएंगे वो सारे के सारे वोट केवल और केवल कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे।
क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जनता ने इन सदस्यों को तो नहीं चुना था, इसलिए इन सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और ये जो व्यवस्था है, ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये अपन ने आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर ली है। जी हाँ, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो हमने कौन से देश के संविधान से ली है? आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर ली है। तो आई होप आपको राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यहाँ पर समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी भारत के राष्ट्रपति अपना नामांकन जारी करने जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति को अपना नामांकन जारी करने जाएंगे, तो राष्ट्रपति जी को 15,000 रुपए आरबीआई के पास में जमा करने होंगे। जी हाँ, राष्ट्रपति जी को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जो है वो आरबीआई के पास जमा करने होते हैं। अब जो आरबीआई के पास जमा करने होते हैं 15,000 रुपए, इस राशि को हम किसके नाम से जानते हैं? जमानत राशि के नाम से जानते हैं। अब ये जो जमानत राशि है ये आपको तब वापस नहीं मिलेगी जब कोई राष्ट्रपति 1/6 से कम वोट प्राप्त करेगा। जी हाँ, 1/6 से कम वोट प्राप्त करने पर, 1/6 से कम वोट प्राप्त करने पर किसी भी प्रतिनिधि को ये चुनाव की राशि वापस नहीं मिलेगी। और जब जमानत राशि जब्त हो जाती है, तो उसको अपमान की स्थिति यहाँ पर माना जाता है कि भैया की जमानत जब्त होगी, मतलब इतने कम वोट यहाँ पर प्राप्त किए कि वो 1/6 तक वोट प्राप्त नहीं। मान लीजिए टोटल मिला के कितने वोट थे आपके? 600 वोट थे। इन 600 वोट में से एक व्यक्ति 100 वोट भी नहीं ला पाया, तो चुनाव आयोग का मानना होता है कि भैया ने हमारा समय बर्बाद किया, ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर जाती है। आपने बहुत सारे चुनाव में सुना होगा कि उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त हो गई इसका मतलब उसने जो राशि यहाँ पर जमा करी थी वो राशि को चुनाव आयोग के द्वारा क्या कर लिया गया? जब्त यहाँ पर कर लिया गया। हाँ, अगर कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव हार जाता है लेकिन फिर भी उसको 1/6 से ज्यादा वोट मिले तो उसको ये राशि वापस दे दी जाएगी। जी हाँ, तो 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में कहाँ जमा करने पड़ते हैं? या देखिएगा चुनाव आयोग के पास जमा नहीं होते हैं, आरबीआई के पास ही जमा होते हैं। और टोटल मिला के 1/6 से क्या वोट मिलने चाहिए? आपको ज्यादा वोट मिलने चाहिए, तभी आपको ये राशि यहाँ पर वापस दी जाएगी। आई होप आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आएगी। तो राष्ट्रपति के नामांकन में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए आपको जमा करने होंगे। ये सभी राशि अलग अलग चुनाव में अलग अलग होती है। जैसे सांसद के चुनाव में राशि अलग होती है, विधायक के चुनाव में राशि अलग होती है। तो हर चुनाव में ये जो राशि होती है बहुत ही ज्यादा अलग अलग यहाँ पर होती है। चलिए अब इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज और थोड़ा ध्यान समझिएगा, राष्ट्रपति के जितने भी लोग वोट डालते हैं उनके वोटों की वैल्यू होती है। जी हाँ, एक वोट की एक वैल्यू नहीं होती, एक वोट की कुछ ज्यादा यहाँ पर वैल्यू होती है, क्योंकि इसी के तहत केंद्र और राज्य बराबर तरीके से यहाँ पर क्या डाल पाएंगे? वोट। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य की भागीदारी बराबर होती है। जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य की भागीदारी बराबर हो, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव की वैल्यू होती है, वोटों की वैल्यू होती है। क्योंकि राज्यों की, अगर आपको राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर रखना है, किसके? केंद्र के, तो आपको विधायकों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, सांसद की वैल्यू तो बहुत कम है, 533 और यहाँ 543 और 233 तो बहुत कम सदस्य हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों के वोटों की वैल्यू होती है। मेरी बात ध्यान समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। विधायक के वोट की वैल्यू, एक विधायक के वोट की अलग से वैल्यू होती है और उस वैल्यू को ही जोड़ा जाता है यहाँ पर, और एक सांसद के वोट की वैल्यू यहाँ पर अलग होती है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये वैल्यू निकलती कैसे। जैसे अगर मैं पहले बात करूं तो विधायक के वोट की वैल्यू, एमएलए साहब, विधायक के वोट की वैल्यू। अब ये विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए, ये विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए आपको देश की राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या का भाग देना पड़ेगा उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों से, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों से आपको इसका भाग देना पड़ेगा। राज्य की टोटल जितनी भी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या को उस राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें उससे भाग देना पड़ेगा, लेकिन ये संख्या तो बहुत ज्यादा आएगी, तो इसको कम करने के लिए हम इससे 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। अब 1000 से भाग देंगे, संख्या कहीं 200-300 समथिंग में यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 271-272 समथिंग तमिलनाडु का यहाँ पर एक वोट का वैल्यू पड़ता है, एक विधायक की वोट की वैल्यू। तो यही एक विधायक के वोट की क्या होती है यहाँ पर? वैल्यू होती है। राज्य की समस्त जनसंख्या को भाग देना है विधानसभा की सीटों से और गुणा में करेंगे कैसे? आपका 1000 से। और ध्यान दीजिएगा, ये जो जनसंख्या हमको लेनी है, ये जनसंख्या अभी के हिसाब से नहीं रहेगी, ये जनसंख्या 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही रखी जाती है। जी हाँ, अभी के हिसाब से जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या कब के हिसाब से रखी जाती है? तो ये जनसंख्या रखी जाती है 1971 की जनगणना हुई थी, उसका जो डेटा है वो आज भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब ये तो हो गई विधायक की वोट की वैल्यू। अब हम बात करते हैं एक सांसद की वोट की वैल्यू की। अब एक सांसद की वोट की वैल्यू की अगर हम बात करें, सांसद के वोट की वैल्यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ये कोई नहीं बताएगा। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, जितनी किताबों में पढ़ेंगे, आपको ये बहुत कम चीजों में समझाया जाता है, मैं आपको बहुत डिटेल यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब सांसद की वोट की वैल्यू में क्या होगा कि
समस्त विधायकों की वोटों की वैल्यू, ये जितने भी वोटों की वैल्यू है पूरे 28 राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनकी जो वोटों की वैल्यू आई है, समस्त विधायकों के वोट की वैल्यू का भाग दिया जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से। लोकसभा प्लस राज्यसभा के, जैसे लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे 543 और राज्यसभा के निर्वाचित हो जाएंगे 233 इन टोटल को, और हम इससे गुणा करेंगे 1000 से। यहां जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी संसद के वोटों की वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं कि वोट की वैल्यू लगभग होती कितनी है। तो अगर हम एक सांसद की वोट की टोटल वोट की बात करते हैं तो ये लगभग 5,49,000 समथिंग कुछ होती है आगे। और वैसे ही जो विधायकों की वोट की वैल्यू भी होती है वो भी लगभग कितनी आती है, 5,49,000 ही आती है। इसकी थोड़ा सा आगे को संख्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमके लिए। तो टोटल मिलाकर 11 लाख वोट की वैल्यू होती है, और यही वोटों की वैल्यू से भारत के राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव यहां पर किया जाता है। जी हाँ, इन्हीं वोटों की वैल्यू से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर किया जाता है। टोटल मिलाकर 11 लाख वोट ऐसे होते हैं जिससे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। इसी में से अगर कोई व्यक्ति 51% ज्यादा वोट ले आता है, कोटा बोलते हैं इसको, कोटे को अगर टच कर लेता है तो वही भारत का क्या बन लिया जाता है, राष्ट्रपति यहां पर मान लिया जाता है। आई होप आपको इतनी बात यहां पर समझ में आई होगी। चलिए प्रोसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जो भी राष्ट्रपति अपना नामांकन जारी करने जाता है, जो भी राष्ट्रपति अपना नामांकन जारी करना चाहता है तो उसको 50 तो प्रस्तावक यहां पर होने चाहिए और 50 के 50 ही अनुमोदक यहां पर होने चाहिए। 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं और 50 अनुमोदक के यहां पर हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। अब ये सब प्रस्तावक अनुमोदक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको जब नामांकन जारी करने जाता है तो उसको कम से कम 50 या तो सांसदों से या फिर 50 विधायकों से उसको हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि यही लोग तो उसके चुनाव में वोट डालने वाले हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता है, उसको एक वोट भी नहीं मिला, तो ये तो चुनाव आयोग का समय बर्बादी माना जाता है। इसलिए वही लोग भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं जो अच्छी पार्टियों से जुड़े लोग होते हैं, जिनकी कम से कम अच्छी खासी पहचान होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाती है। जैसे कि नामांकन में 50 तो प्रस्तावक आपको चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, मतलब आपको टोटल मिला के 100 ऐसे वोटर पहले से चाहिए जो आपके नाम की हामी भरेंगे कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति आकर चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको कम से कम 100 वोट चाहिए ही चाहिए। तो उन्हीं 100 वोटों को 50 क्या कहा जाता है, प्रस्तावक। अभी कोई भी हो सकते हैं, ये 50 विधायक भी हो सकते हैं, ये 50 सांसद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो मैंने आपको निर्वाचक मंडल बताया था उनमें से कोई भी 100 लोग आपके नाम की हामी भरनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का नामांकन जारी कर पाएंगे। और नामांकन जारी कर पाएंगे तभी तो आप भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि 50 जो टोटल मिला के प्रस्तावक होते हैं और 50 के 50 ही भारत के क्या हो जाएंगे, आपके अनुमोदक यहां पर हो जाएंगे। 100 लोगों के हस्ताक्षर लेकर जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपका जो नामांकन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जब भारत आजाद हुआ था तो ये नामांकन की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, एक नामांकन हुआ करता था, एक प्रस्तावक होता था और एक अनुमोदक हुआ करता था। जी हाँ, और उस समय काफी सारे लोग भारत के राष्ट्रपति चुनाव, क्योंकि 2 लोगों तो हम बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन 50 सदस्यों को अपनी तरफ लेना कि हाँ, इसलिए 2 ही पार्टी मोस्टली चुनाव लड़ती है, एक तो बीजेपी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है और एक कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है, क्योंकि इतने सदस्य वही यहाँ पर अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी की छोटी मोटी पार्टियां राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल ही नहीं पाती है, क्योंकि बहुत कम सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं है, 50 विधायक तो होते ही होंगे किसी न किसी पार्टी में। अगर एक राज्य में सरकार है तो 50 विधायक होंगे, लेकिन फिर भी ये 2 ही बड़ी पार्टियां जो है राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। आई होप इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद की कुछ कंडीशन है जिनको हम पढ़ते हैं, बाकी की चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अब जब जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को, जो पुराने राष्ट्रपति उनके लिए डिनर का आयोजन किया जाता है और एक दिन के बाद, जैसे 25 जुलाई वो तारीख है। जी हाँ, अभी फिलहाल तक की व्यवस्था रखी गई है कि 25 जुलाई वो डेट रखी गई है जब भारत के राष्ट्रपति जी यहाँ पर पद ग्रहण करते हैं। ये कोई मान्यता नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन एक नियम सा चला आ रहा है कि बहुत समय से 25 जुलाई ही वो तारीख डिसाइड कर दी गई है जब भारत के राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति पद पर आकर बैठते हैं। 23 तारीख के दिन पुराने राष्ट्रपति जी अपना उनका त्याग पत्र देते हैं, नए राष्ट्रपति जाकर बैठेंगे, 25 जुलाई को पद ग्रहण करते हैं। तो ये कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन हाँ ये काफी लंबे समय से ये चलता आया है, तो ये नियम कायदा फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद जब भी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बारी आती है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी जो होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी जो है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे, शपथ यहाँ पर दिलाएंगे। एक बात याद रखिएगा। दूसरी, अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की, तो भारत के जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 2019-20 के बजट के अनुसार 5 लाख रुपया प्रति महीना है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का जो बजट है वो 5 लाख रुपया प्रति किसके नाम से जाना जाएगा, महीने के नाम से यहाँ पर दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति वेतन 2019-20 का
वेतन बजट के अनुसार दिया गया। अगला हम त्याग पत्र की अगर बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना क्या दे सकता है, त्याग पत्र यहाँ पर दे सकता है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएंगे, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वेतन जो है वो 5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। और अगर त्याग पत्र देने की बात आती है तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना क्या दे सकता है, त्याग पत्र यहाँ पर दे सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कार्यकाल की अगर आती है तो कार्यकाल जो है वो सामान्यतः अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल होता है। अब अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति अपने पद त्याग देते हैं, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस वीडियो की चर्चा इस बात की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा यहाँ पर हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम जो चीजें बची हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति सारे के सारे बचे हैं, राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं रहते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा, फिर नया चुनाव होगा, वो सारी बची है। राष्ट्रपति के पद की शक्तियां यहाँ पर बची है। और देश के जो फेमस राष्ट्रपति है, फेमस नहीं हम सभी के नाम याद करेंगे। जी हाँ, 15 के 15 राष्ट्रपति जी के हमको नाम याद करने हैं, तो मैं आपको सारे के नाम और उनके समय पर क्या क्या चीजें हुई थी सबके बारे में यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा, क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने सालों में होता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इंटरनेट पर खोजिएगा, पता कीजिएगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने सालों में आयोजित किया जाता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा, भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या कोई नियम कायदा है, कोई लिमिटेशन है, क्या ऐसा कुछ नियम कायदा है कि भारत का राष्ट्रपति में कोई सीमा होती है कि कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और तीसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि राज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। जी हाँ, राज्य का जो पहला नागरिक होगा, जैसे हमने नहीं बताया आपको देश का पहला नागरिक तो भारत का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का पहला नागरिक कौन होता है। इस क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना अनिवार्य है। जो भी क्वेश्चन के आंसर देगा मैं पर्सनली उसको लाइक करूंगा और उसके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर करूंगा। चलिए, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।